नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप जो हैं वो सिल्ली गांव जो केदारनाथ नेशनल हाईवे में स्थित है, उसके एक छोटे से जो पड़ाव है सिल्ली में है, और ये है समोण होम स्टे। तो आज हम समोण के साथ साथ इस होम स्टे की खूबियाँ और एक जो यूनिक आइडिया है बुक स्टडी, उसके साथ साथ आपको लोकल जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। यानी स्टे कर रहे हैं आज हम यहाँ पे। थकान ज़्यादा थी, कुछ चीज़ें शरीर को भी आराम चाहिए था, तो आज होम स्टे जो समोण है, समोण का मतलब होता है भेंट। गढ़वाली में जब कोई भी आता है तो उसको हम समोण देते हैं, भेंट देते हैं, अपना उपहार देते हैं, कुछ पहाड़ की प्रोडक्ट। तो आज बात होम स्टे, रूरल इकोनॉमी और किस तरीके से, चाहे केदार घाटी हो, अलकनंदा घाटी हो या पहाड़ के किसी भी हिस्से में क्या किया जा सकता है, उस पर कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे। दरअसल हम घूमने फिरने वाले लोग हैं, एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं, ट्रैकिंग और कैंपिंग वगैरह करने वाले लोग हैं। मूलतः हम प्रकृति प्रेमी हैं और खुद बहुत सालों से, मतलब यूँ कहें कि जब से होश संभाला तब से बहुत सारी जगह ट्रैक किए, घूमे फिरे और खूब एक्सप्लोर किया। तो उस दौरान एक चीज़ ये समझ में आई कि इसके साथ साथ, घूमने फिरने के साथ साथ जो किसी भी पर्यटक को, किसी भी इस तरह के प्रकृति प्रेमी को जो एक दिक्कत आती है, वो इस तरह के रहने खाने की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ से इसका एक विचार कभी पनपा था कि हम खुद इस तरह का करेंगे कि जहाँ पे प्रकृति से जुड़ा हुआ भी महसूस किया जा सके और अपने जो संस्कृति है उससे भी जुड़ा हुआ महसूस किया जा सके। तो ये उस दौर का एक ख्वाब था, एक सपना था, एक सोच थी ऐसी। तो 2011 में इसको फिर शुरू किया गया और 2011 से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे जोड़ते गए हैं और कुछ चीज़ें इस वक्त के साथ में बदलती भी गई हैं। और कोशिश ये है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ में किसी भी पर्यटक को, किसी भी अतिथि को उसको मूलभूत सुविधाएं कम से कम यहाँ पर मिल जाएं। तो यहाँ पे हमने जो खासकर जो हमारे यहाँ पे जो रहने की जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादातर जो है हमारे 4 बेडरूम हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो लोग आते हैं वो ग्रुप्स में ज़्यादा आते हैं या फैमिली वाले आते हैं। तो इस तरह से ये देखा गया है कि जो मेरा अपना अनुभव है उसमें ये देखा गया कि जब हम रूम हम लेते हैं कहीं पर तो ज़्यादातर वो छोटे रूम होते हैं, और अगर एक ग्रुप होता है तो उसको 2, 3, 4 रूम लेने पड़ते हैं। या एक फैमिली होती है तो वो फैमिली भी एक रूम में ज़्यादातर नहीं आती है। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पूरी एक फैमिली एक रूम में आ जाए तो 5-6 लोग आराम से एक कमरे में आ जाएं, तो इस तरह से इसको रखा है। और जहाँ तक रेट की बात है तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है 1000 रुपये से लेकर के 2500 रुपये, और रूम भी उसी तरह से हैं सुविधाओं के हिसाब से कि जिसको जिस तरह की चीज़ें चाहिए उस तरह से रखी गई हैं। और बाकी जो और चीज़ें हैं तो इसमें हमने एक सोच जो हमारी थी उसमें लाइब्रेरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी की भी कोशिश की है कि हम यहाँ से जुड़ी हुई जो साहित्य है, जो सामग्री है, जो यहाँ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति है, उसके बारे में जो यहाँ के लेखक हैं, कवि हैं, उनकी किताबों का भी यहाँ पे हमारे पास में संग्रह है। और इसके अलावा भी पूरे उत्तराखंड को जानने समझने के लिए जो पुस्तकें ज़रूरी हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें, वो भी हमारे पास में उपलब्ध हैं। और कुछ मात्रा में हमारे यहाँ पे जो लोक वाद्य वगैरह हैं तो वो भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ अभी कोशिश ये है कि एक कोना हम इसमें ऐसा बनाएं कि जो एक छोटा सा हमारे जो पौराणिक जो सामग्री है वो भी एक मतलब एक कोना इसका हम इस तरह से बनाएं, डिस्प्ले लगाएं उसका। और काफ़ी सामग्री उसमें यहाँ पे हमने इकट्ठी कर रखी है जिसको कि हम थोड़ा व्यवस्थित करके आगे इसमें आने वाले भविष्य में इसको लगाएंगे। समोण होम स्टे में एक खासियत ये है कि आपको किताबों के आसपास की दुनिया में यहाँ पर उसकी झलक मिलती है। और जब मैंने चारधाम यात्रा का प्लान शुरू कर रहा था तो मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी। मेरे हाथ में एक बहुत ही पुरानी किताब है, रेयर बुक है, श्री प्रसाद डबराल जी की, और ये आउट ऑफ स्टॉक भी है, मिल नहीं रही है कहीं पे। लेकिन जो गजेंद्र रौतेला जी हैं उनके पास इसकी जो मूल प्रतिलिपि है, क्योंकि ये दोबारा भी पब्लिश की गई, उत्तराखंड यात्रा दर्शन
और इसमें पूरी डिटेल जानकारी है। करीब 700 पेज की ये पुस्तक है। इसमें बताया गया कि कैसे यात्रा है, किन किन पड़ावों से है, चट्टियों की क्या भूमिका है, तो सब डिटेल में जानकारी दी गई है। और इस होम स्टे में बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप इसके शौकीन हैं, जो मंदाकिनी नदी के किनारे आप बैठ के आराम से कुछ समय, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बैठ के पुराने जो लिटरेचर है हमारे गढ़वाल हिमालय का या पूरे हिमालय का, उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे उन यात्रियों के लिए जो जिनको भाग दौड़ से कुछ दिन के लिए आराम करना है, तो वो समोड़ में आके थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इस होम स्टे की जो खासियत है कि इसमें थोड़ा सा लोकल जो टच है वो देने की कोशिश की गई है। नीट एंड क्लीन है जो भी है यहाँ पर कमरे, और फिर उनका रेस्टोरेंट भी है, तो आप पहाड़ी जो भोजन है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये बताइए, किताबों का संग्रह है, हर तरह की किताबें किस किस तरह की हैं यहाँ पे आपके पास? जहाँ तक सभी किताबों का सवाल है, तो ये साहित्य से जुड़ी हुई किताबें भी हैं। हिंदी साहित्य भी है तो अंग्रेजी साहित्य भी है, और घुमक्कड़ी से संबंधित है, और हमारा जो ऐतिहासिक इतिहास है, मतलब उत्तराखंड का, उससे संबंधित है, इतिहास भूगोल वगैरह। तो लगभग हर तरह की किताबें हैं। राजनीति से संबंधित भी हैं सभी। जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने देखा जय सिंह रावत जी की किताब है, नरेंद्र सिंह नेगी की किताब है, जो नागार्जुन है उनकी किताब है, और जिम कॉर्बेट की है। दुनिया का जितना भी नेचर लवर है और ट्रैकिंग, वो उसको पढ़ता ही पढ़ता है। तो हिटलर की भी किताब मिलेगी, तो श्रीमद भागवत गीता भी मिलेगी। एक आपकी भी किताब है। हाँ, मेरी भी किताब है। एक आपकी किताब है यशवंत सिंह कटोच, ऐतिहासिक शब्दकोश है। फिर ये एक किताब है डॉक्टर किरण डंगवाल की, ये चिपको का उनकी रिसर्च है बेसिकली। ये जब उन्होंने PhD की होगी तो उसकी कॉपी है। ममता शर्मा गोड़ बोले, रीतिकाल के प्रेमाख्यान, इस तरह के बहुत सारे उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित है। और कुल मिलाकर के कोई पढ़ना चाहे, हाँ, तो हर तरह का मिल जाएगा। कुछ फेमस किताबें भी दिख रही हैं, जैसे स्वराज यादव की है मेरी पदयात्रा है, ट्रैकिंग से रिलेटेड, हिमालय से माउंट काफी मिलेंगी। और उत्तराखंड के जो संस्कृति है उससे संबंधित, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, वो तो लगभग सभी है। हाँ। तो जो आते हैं यहाँ पे होम स्टे में, कोई ऐसा अनुभव कि जो एक दिन के लिए आया हो केवल नाइट स्टे करने के लिए, लेकिन जब उसको पता लगा हो तो? हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, और खासकर वो रिसर्चर के साथ में ज़्यादा होता है। जो रिसर्च वाले होते हैं, खासकर जैसे GNU वाले आते हैं, जिनकी यहाँ पे PhD के लिए जिनके यहाँ पे रहते हैं, तो वो हफ्ता 10 दिन, एक तो उनको किताबें मिल जाती हैं, और दूसरा आपको गाइडेंस मिल जाती है, कहाँ क्या है, तो उनको एक लोकल गाइड के रूप में जो है वो मिल जाता है, उनको मदद मिल जाती है। ध्यान रखिए, गजेंद्र रोतेला जी एक शिक्षक हैं, और एक शिक्षक के साथ साथ ट्रैकर हैं, एक ट्रैकर के साथ साथ एक सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर के साथ साथ एक नेचर लवर हैं, और उसके बाद सोशल वर्कर के बाद एक बुक लवर है। तो ये बुक लवर ही हैं जो इन्होंने इतनी किताबें। और आज सौभाग्य की बात ये संयोग है, आज 23 अप्रैल है और विश्व पुस्तक दिवस भी है, और हम आज किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं और किताबों के बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया। किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड कम हुआ है। मोबाइल में भी PDF के रूप में किताबें आ गई हैं, लेकिन किताबों का क्रेज तो मुझे लगता है कि कभी कम होगा नहीं होगा। जो पढ़ने वाला, जो किताब को छू करके, पढ़ करके, पलट करके जो महसूस होती है किताब, उसका किसी से मुकाबला नहीं है। आप किसी काम चलाने के लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, PDF के माध्यम से वो ले सकते हैं, लेकिन जो फील आता है पढ़ने का, जो फील आता है किताब का, वो उसको छू करके महसूस करके ही आता है। और कोई भी किताब अपने आप में, उसके बनने की जो यात्रा है वो भी अपने आप में एक इतिहास है उसका, कि ये कब बनी। अभी आपके सामने बहुत सारी किताबें जो 1948 के आसपास की किताबें हैं, 52 की किताबें हैं जो अभी आप देख रहे थे। उत्तर पथ की ओर जो किताब है, उत्तर पथ की यात्रा है, उत्तर पथ की झांकी है, वो बहुत सारी किताबें हैं। तो उमराव सिंह रावत जी की किताब है, शिव प्रसाद डबराल जी की किताब हैं। तो वो उस दौर की किताबें हैं जिनको कि लगभग अब जो है 60-70 साल हो गए, 70-80 साल हो गए। किताबों में जितना उसका एज बढ़ती जाती है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसके जो इम्पोर्टेंस है, शायद
वो भी बढ़ता रहता है। जी, जैसे ये किताब है ये धन्वंतरी की जो किताब है, आयुर्वेद की जो किताब है, यहाँ की जड़ी बूटियों की से संबंधित किताब है कि कैसे पहचाने, क्या है उनके पहचाने के लक्षण है। तो ये किताब और कोई भी नई किताब में आप अंतर महसूस कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किताब में आप अंतर महसूस कर सकते हैं। तो ये किताब अपनी बनने की यात्रा भी बता रही है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। किताब लिखने के पीछे कितनी मेहनत है, और वो उस दौर की कि जबकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और अक्षरों को मिला मिला करके करना। आज तो टाइपिंग वाला हाथ से लिख हाथ से लिख करके थे। तो इसलिए किताब इसलिए भी जरूरी है। किताब खुद एक इतिहास बताती है, उसके बनने का इतिहास बताती है। मैं देवप्रयाग में गया था, जो वहाँ पर ऊपर वेदशाला है, वहाँ पर अभी भी 2000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं, तो उस पर काम चल रहा है। तो इस तरीके के अपने गढ़वाल कुमाऊं के अच्छे लेखकों ने पूरा उत्तराखंड का तो चीजें बताई, काफी कुछ किया है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा उसको और संग्रह करने की जरूरत है। जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं किताबें, उनको दोबारा से छापने की जरूरत है, उनको ढूंढने की जरूरत है। यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे सबसे नजदीकी जो साहित्यकार रहे हैं चंद्रकुमार बरतवाल रहे हैं मालकोटी में, जो कि अपनी बहुत कम उम्र में ही उन्होंने जो है बहुत अच्छा साहित्य का सृजन किया। लेकिन उनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं कि जो अभी भी प्रकाशित नहीं हुई हैं। जिन लोगों के पास में है वो अभी देने को तैयार नहीं है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस तरफ भी। हाँ, नाम तो उन्हीं का होगा ना, छपवाए कोई भी तो छपवाई कोई भी, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी किताबें, इतिहास की किताबें हैं। यहाँ से यात्रा जो ट्रैवलॉग हैं, उस दौर के जो ट्रैवलॉग हैं, वो बहुत सारी किताबें हैं हमारे यहाँ पे। सबसे आप यकीन नहीं करेंगे तो जो नारायण कोटी है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो किताबों का जब प्रकाशन हुआ था, विशालमणि शर्मा जी, जो हाँ बिल्कुल, तो जो किताब आपने देखी भी होगी वो उन्होंने तो छोटे से गांव का उस दौर में, जबकि पैदल रास्ते से लोग आकर के जाते थे और इतने कोई गाड़ी की सुविधा, इसके साधन नहीं थे, इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन उस दौर में हमारे यहाँ से नारायणकोटी से जो है किताबें प्रकाशित होती थी। उसमें तो ये 1 घंटे का काम है, गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, मतलब उसको शूट करना और आना। हमारी जो केदार घाटी और जो मंदाकिनी घाटी का जो प्रमुख स्थल है वो अगस्त्य मुनि है। और अगस्त्य मुनि का नाम इसका इसी वजह से पड़ा, अगस्त्य ऋषि की वजह से पड़ा। और अगस्त्य ऋषि का नाम इससे पहले कुंभज नाम से इनको जाना जाता था। और जब विंध्याचल पर्वत का जो अहंकार बढ़ गया था और वो बढ़ता ही गया, और उसको नीचे बिठा करके उसका घमंड चूर करने के लिए जब इन्होंने काम किया, तो तब से इनका नाम जो है अगस्त्य ऋषि पड़ा। और ये उनकी तपस्थली है, अगस्त्य मुनि में उनकी तपस्थली है। और ये सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा बाज़ार है, और धार्मिक रूप से भी इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पर मंदाकिनी घाटी में। और इसके आसपास बहुत सारे जो इसका क्षेत्र है, जो गांव हैं, वो इसकी जो भूमि है, वो इन भूमियों के हमारे ये इष्ट देव हैं, कुल देव हैं अगस्त्य ऋषि।
ये दरअसल हम लोग जो हैं भूमि के जो भूमियाल हैं तो उसको मुख्य रूप से मानते हैं। आपने बद्रीनाथ केदारनाथ की बात की, लेकिन इस क्षेत्र की जो रक्षा करने वाला जो मानते हैं, जो हमारी आस्था है, तो वो जो हमारे भूमियाल हैं वो यहाँ पर हमारे अगस्त्य ऋषि हैं। तो हर जगह आप पहाड़ में कहीं भी जाएंगे, हर जगह के अपने अपने इष्ट देव होते हैं, उनके कुल देव होते हैं। बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या किसके होने के बावजूद भी हर गाँव के अपने इष्ट देव होते हैं। तो उसी तरह से इस घाटी में, इस क्षेत्र का, इसका भी अपना एक परिक्षेत्र है जिसमें बहुत सारे गाँव हैं, और उन गाँवों में अगस्त्य ऋषि एक खास वक्त पे और अपनी यात्रा करते हैं, जिसको हम जात कहते हैं, यात्रा भी कहते हैं। तो जाते हैं और अपनी जो आशीर्वाद है लोगों को देते हैं, लोग उनमें आस्था रखते हैं और उसकी पूज के रूप में उनको अपना जो भी है अनाज वगैरह वो सब देते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम सचिन गुर्जर है। हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप विश्वास है। कैसी रही आप दोनों की यात्रा, कैसे चल रही है? मतलब बड़ी आनंद में चल रही है, बहुत कोई परेशानी नहीं, अच्छे से नहीं है। स्टार्ट मैंने टोंक राजस्थान से स्टार्ट किया है। आज मेरा 27वां दिन है और मैं अगस्त्य मुनि आश्रम के यहाँ पे हूँ। और मैं रहने वाला कलकत्ता का हूँ और मैं बेंगलोर से स्टार्ट किया। आज मेरा 48 डेज कंप्लीट हो गया और मैं 4 धाम के यात्रा कर रहा हूँ। और आप? मैं टोंक से 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर रहा हूँ। ये 13,000 किलोमीटर की पड़ेगी मेरे को, पूरी ज़्यादा ही होगा और भी। तो आप दोनों ने पहले उत्तराखंड क्यों चुना? उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, कुछ काम अच्छा देवताओं के नाम से ही किया जाए तो वो ज़्यादा किया अच्छा जाता है। और ऐसे भी मैं आते आते मेरे रास्ते में मतलब जो भी आया मैं दर्शन करते करते आया। मैं मतलब मध्य प्रदेश के अंदर से आया मैं, तो बागेश्वर धाम इधर होके मथुरा वृंदावन होके मैं आ रहा हूँ। मैं जी उन लोगों से यही कहना है कि आप निकल जाते हो, आप कुछ नहीं देख पाते, नहीं वातावरण को फील कर पाते, नहीं लोगों से मिलजुल पाते, और प्रकृति कहाँ कहाँ कैसा कैसी चीज़ें दिखा रही है, जो सीन है या जो भी दृश्य है वो चीज़ें आप नहीं देख पाते। वो श्रीमान जी ऐसा है कि जितना मैंने सुना है हमारे पूर्व पिताजी ने, क्योंकि हमारे पिताजी सन 1951 में यहाँ काली कमली में सेवारत रहे हैं यहाँ पर, तो सन 51 से 82 तक हो रहे, 82 में उनकी डेथ के बाद मैं हूँ। तो श्रीमान जी इसमें ऐसा हुआ कि ये जो मैंने कथाना सुनी है कि स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और रामनाथ जी जो ये थे, ये गुरुचेला या कुछ ऐसे थे, तो ये कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता बंगाल में रहते थे। वहाँ इनका बड़ा आश्रम था, बहुत प्रसिद्ध थे काली कमली वाले बाबा। तो एक बार जब ये केदारनाथ यात्रा पर आए, 4 धाम यात्रा पर, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर, उस समय धर्मशाला ही नहीं थी, बहुत पुरानी बात है ये। तो ऋषिकेश से हरिद्वार में किसी मंडलेश्वर के भंडारे में भोजन प्राप्त करने गए, तो वहाँ साधुओं को जो है हाथ में भोजन दे के कह रहे थे जाओ भाई भोजन ले जाओ और खाओ जहाँ खाना है। बाबा जी ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, हम तो अखाड़े के साधु हैं, अखाड़े के महंत हैं, हमारा विधि विधान होता है, नियम होता है, हम तरीके से बैठेंगे, लंगर छकेंगे, हम बिल्कुल तरीके से भंडारा पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, यहाँ जो बाबा जी यहाँ जो व्यवस्था है वही व्यवस्था आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने कहा कहाँ हैं तुम्हारे भाई जो कोतवाल होते हैं जो अखाड़े के और उनके जो महंत होते हैं, वहाँ तक है। उन्होंने कहा जा जा भाई, जो तुझे बहुत करना है तो अपने भंडारे खोल, अपने सदावत खोल, जा, इतना बड़ा है तो यहाँ तो यही चलता है। तो ये बात बाबा जी को चुभ गई। तो बाबा जी वहीं से रिटर्न बैक एकदम से तो कलकत्ता पहुँचे, मई जून का महीना, और पंचाग्नि शुरू कर दी। हठ योग जिसको कहते हैं, कर्क रेखा कलकत्ता से होकर गुजरती है, और उस तपती हुई गर्मी में पंचाग्नि साधन करना बहुत कठिन काम था। तो वहाँ के बड़े बड़े रईसों को, बड़ी बड़ी सब जनता को पता चला बाबा जी हठ योग कर रहे हैं, कोई कठिन मामला आ गया। तब बहुत लोग इकट्ठे हुए, जुड़ गए बाबा जी के पास, प्रश्न पूछा। उन्होंने बोले कि मुझे 4 धाम जो है उत्तराखंड में, केदारखंड में जो है मुझे धर्मशाला सदाव्रत खोलने हैं साधुओं के लिए, ताकि उनको कहीं भोजन की दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैं ये चल रहा है। तब वहाँ से उन्होंने उसके बाद सेठों ने दरादर आना शुरू किया, और एक एक करके तो उनका पूरा प्रोसीजर, उन्होंने कहा भाई इसका ऐसा होना है, मुझे ज़मीन भी चाहिए, ज़मीन पर धर्मशाला बनेंगे, वहाँ सदाव्रत भी खुलेगा, प्याऊ भी खुलेंगे, सारी व्यवस्था होगी, बाबा लोगों को, यात्रियों को आने जाने का फ्री होगा, निःशुल्क, जहाँ पर उनकी सब सुविधा होगी, आराम से जाएंगे, रहेंगे, सुंदर जाएंगे। तो यहाँ से बाबा जी ने शुरुआत करके बताते हैं कि सबसे पहले ऋषिकेश में टाल वाली धर्मशाला जो ऋषिकेश में है, चंद्रभागा नदी से ऋषिकेश की तरफ बाएं हाथ पर जो है धर्मशाला, टाल वाली धर्मशाला बोलते हैं। वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ अभी भी है, शायद अभी भी होगी, अभी करीबन 5 साल से मैं उधर जाना नहीं हुआ है।
तो वहाँ बाबा जी बैठा करते थे, यात्रियों को कन्विंस करते थे, उनसे संपर्क करते थे, बातचीत होती थी, अपना पूरा प्रोग्राम उनको बताते थे। इस प्रकार से सारा प्रोग्राम चलते चलते फिर उनके लोग जुड़े, तो उनने अपने कुछ शिष्यों को रखा केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रियों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी बात बताने के लिए। तो उसके बाद लोग जो है उनके संपर्क में आए, जैन लोग, जो जैसे अगस्त्यमुनि में अमृतसर की सीट हैं, जैन लोग हैं वो, तो वो उन्होंने ज़मीन देना स्वीकार किया। ऐसे ही कोई वहाँ पर मकान बनाने के लिए तैयार हुए, तो यहाँ के जो जैन लोगों ने बताया कि यहाँ की जो मकान, जो धर्मशाला बनाई, पीछे आप देख रहे हैं कुछ टूट गई, कुछ साबुत है, ये उन लोगों ने ज़मीन भी उन्होंने ही दान किया और मकान भी उन्होंने, भवन जो बनाया उन्होंने ही बना के दिया। ये उनके मुख से मुझे सन 1987 में पता चला था, जब पहली बार वो यात्रा पर जब भी आए थे, मगर मेरी पहली मुलाकात थी, ये समझिए आप। तो अब वहाँ पर ये प्रोसीजर चला, बाबा जी ने सीधे सीधे सिद्धांत बनाया कि आप ज़मीन जो है खरीदार से, जो ज़मीन, वो जो खरीदार है वो ज़मीन के मालिक से ज़मीन खरीद के, और लैंड ट्रांसफ़र जो है ज़मीन का हस्तांतरण, जो स्वामित्व सीधे उसको होगा, जो ज़मीन खरीद के बाबा को दान कर रहा है, बाबा जी को, बाबा जी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये बहुत दूरदर्शिता का काम बाबा जी ने किया था, अन्यथा आज उनके शिष्यों के मार काट मस्ती प्रॉपर्टी के लिए, इतनी प्रॉपर्टी पूरी उत्तराखंड में, क्या कुरुक्षेत्र तक जाने कहाँ कहाँ तक उनकी है। तो उनके यही दूरदर्शी जो है अभी तक तो चल रहा है धर्मशाला। और उसके बाद तब उन्होंने जो जैसे यहाँ पर किए, अमृतसर के सेठें हैं, यहाँ के लोगों से उन्हें ज़मीन खरीदी, तो जो है तहसील में जा कर के ज़मीन उन सेठ जी के नाम पर है, और रजिस्ट्री में बताते नीचे लिखा गया कि और ज़मीन जो है बाबा जी को धर्मार्थ दान किया, स्वामी विशुद्धानंद जी, रामनाथ जी महाराज को, अलीकमली वालों। इस प्रकार से ये लैंड ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, फिर सारी स्थिति ये हो गई। उत्तराखंड बद्री केदार की भूमि है, उत्तराखंड गंगा जमुना की भूमि है, लेकिन जब स्थानीय लोगों पर विपत्ति या आपदा आती है तो वो अपने ग्राम देवता, अपने इष्ट देवता को पूजते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो स्थानीय जो गाड गदरे हैं वहीं पर अक्सर उनका अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि वही उनके लिए जीवनदायिनी नदियाँ होती हैं। जब आप विस्तार से यात्रा मार्गों पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इसको देवभूमि केवल बद्री केदार और गंगा जमुना के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि असंख्य देवी देवताएं हैं यहाँ पर, देवी देवता, और जो छोटी छोटी गाड गदेरे हैं उनके जो पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व है, जो लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं उन स्थानीय देवी देवताओं में, उससे भी कहा जाता है। यात्रा जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, और ये तमाम सीरीज़ है अपने नौनिहालों को, पीढ़ी को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि जो पूरी यात्रा और जो पूरा इकोसिस्टम और जो पूरी छोटी छोटी कहानियाँ हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं वो जान सके और उनका नॉलेज भी बढ़े, क्योंकि उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो तैयारियां भी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कक्षा 8 में हो, 10 में हो, 12वीं में हो, ये तमाम बातें उनके लिए ज्ञानवर्धक होगी, और जो जानकारी है उत्तराखंड की वो उनको विस्तार रूप में मिलती रहेगी। मिलते रहेंगे आगे के एपिसोड में। फिलहाल नमस्कार, जय नंदा, जय हिमालय। हमारे कुछ मित्र आ रहे हैं, खाना वाना बनवा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। सीधे मैं